हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वाला। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 वंश थे। तो आइए देखते हैं पांचों के नाम और इसके बारे में भी जानेंगे। यानी कि 5 वंश जो है इसका भी वीडियो आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम वंश या इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसका काल चला था 1206 से लेकर के 1290 तक। जो दूसरा वंश था वो था खिलजी वंश। इसका काल चला था 1290 से लेकर के 1320 तक। नेक्स्ट था तुगलक वंश। इसका शासनकाल चला था 1320 से लेकर के 1414 तक। चौथा वंश था सैयद वंश। तो सैयद वंश चला था 1414 से लेकर के 1451 तक। और जो पांचवा वंश था लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल चला था 1451 से लेकर के 1526 तक। तो आज इस वीडियो में देखेंगे गुलाम वंश या मामलुक वंश। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। देखिए, इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक के राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। कुतुबुद्दीन ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फ़ख्र-ए-मुदब्बिर रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। उसने दिल्ली में कुआत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1220 में चौगान या इसे पोलो कहा जाता है, पोलो खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब हम देखेंगे इसमें इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ऐबक ने इल्तुतमिश को अनिलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था। वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था एवं इलबारी तुर्क था। वस्तुतः इल्तुतमिश दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की। उसने दिल्ली को गद्दी दावेदार ताजुद्दीन यल्दुज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान-ए-चिहालगानी के संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश के दूरदर्शिता के कारण तुर्क राज मंगोल आक्रमण से बचा रहा। उसने इक्ता व्यवस्था लागू की और 1226 ईस्वी में
बंगाल को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत का इक्ता यानी कि सूबा बनाया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभोर पर विजय प्राप्त की और परमारों की राजधानी मंदसौर यानी कि मंदोर अधिकार कर लिया मंदोर पर अधिकार कर लिया। उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी पर टांका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया। इल्तुतमिश की सेना हसम एक कलब या कलब ए सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। उसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। उसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया। उसने बदायूं में हौज ए खास यानी कि शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया है। मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। 1236 ईस्वी में बामियान के विरुद्ध अभियान पर इल्तुतमिश बीमार हो गया, जिसके कारण उसे दिल्ली वापस आना पड़ा, जहां अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई और दिल्ली में उसी के द्वारा निर्मित मकबरे में उसे दफनाया गया। तुर्क सरदारों ने सुल्तान से शासन के अधिकार छीनकर नायब या नायब ए मामलिकात को सौंप दिए। यह पद एतगिन को दिया गया। 1241 में जब मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया, तब तुर्की सरदारों ने बगावत कर बहराम शाह को बंदी बना लिया और 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। अब आई थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आई थी 1236 में। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जन समूह द्वारा उसे अपदस्थ किया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासक थी। वह प्रथम तुर्क महिला शासक भी थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट व कुल्ला यानी कि टोपी पहनना शुरू कर दिया। रजिया ने एतगिन को बदायूं का इक़्तिदार एवं अल्तुनिया को तौबर हिंद भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया। अल्तुनिया ने 1241 ईस्वी में सर हिंद में विद्रोह कर दिया। अंततः रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मार्ग में कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षाएं थी। अब आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक। रजिया के तौबर हिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। अब आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर के 1246 तक। मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इसके शासन में समस्त शक्तियाँ नायब के पास थी। बलबन ने अमीर ए हाजिब का पद प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। जून 1246 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया। मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हुई। मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हुई थी। नासिरुद्दीन महमूद। अब आते हैं नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1266 तक इनका शासन चला था।
नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 ईस्वी को 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। उसके सुल्तान बनने के समय राज्य शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और उसके तुर्की सरदारों के मध्य चल रहा था वह समाप्त हो गया। नासिरुद्दीन के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 में उसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की और नायब-ए-मामलिकात का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार बलबन को सौंप दिए। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। अब आते हैं गियासुद्दीन बलबन। 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक इसका शासन चला था। बलबन इल्तुतमिश की भांति इलबरी तुर्क था। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। रजिया के समय बलबन अमीर-ए-शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय वह अमीर-ए-आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान बना। बलबन ने राजतत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन के राजतत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने 40 तुर्क सरदारों की गुट की समाप्ति की। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन एवं पेबोस यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाई। बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया। उसने ईरानी त्यौहार नौराज भी आरंभ किया। वह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का बताता था। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। बलबन ने जिल-ए-इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स, इसका शासनकाल चला था 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र महमूद के पुत्र केखुसुराव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्क सरदारों ने उसे सुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मुहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत बलबन के दूसरे पुत्र बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। कुछ समय बाद कैकुबाद लकवाग्रस्त हो गया और तुर्क सरदारों ने उसके अबोध पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और एक नए वंश आ गया जिसका नाम था खिलजी वंश। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है।